नमस्कार। इस समय हम हैं जनपद महाराजगंज के कदावर नेता कुंवर अखिलेश सिंह जी के साथ और हम जो है इनसे कुछ चुनावी जो है पर चर्चा करेंगे। इस समय जो है उत्तर प्रदेश का तापमान जो है चुनावी रंग में रंगा हुआ है, तो इसी संदर्भ में जो है सांसद जी से हम कुछ सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि इनकी चुनावी रणनीति क्या है, इस बार चुनाव में ये क्या करेंगे। सांसद जी नमस्कार। इस समय जो है उत्तर प्रदेश देश जो है सांसदीय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी सरगर्मी है और तमाम सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से जो है प्रत्याशी का चयन कर रही हैं और मैदान में लाई हुई हैं। इस बार आपकी पारी किस जो है पार्टी या किस बैनर तले या अपने किसान यूनियन के मंच से? देखिए, देश की आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा दयनीय हालत है तो गांव मजदूर किसान की हालत है। और जब मैंने देखा कि किसानों के सवाल पे, गांव की मूलभूत समस्याओं के सवाल पर विभिन्न राजनीतिक कबड्डी में पाला छूने का काम किया, तो मैंने 9 अगस्त को पूर्वांचल किसान यूनियन का गठन किया। और पूर्वांचल किसान यूनियन के गठन के समय ही हमने स्पष्ट कर दिया था ये राजनीतिक दल नहीं होगा, ये किसानों और गांव की लड़ाई को संपूर्णता में लड़ने का काम करेगा। तो अभी हम गांव और किसान की माली हालत को बेहतर बनाने के लिए कल हमने महाराजगंज में पूर्वांचल किसान यूनियन के बैनर तले एक बड़ी रैली का आयोजन किया है और उसी के क्रम में अभी मैं सिसवा जा रहा हूं, जहां हमारे किसान यूनियन के साथियों की बैठक है। स्वामीनाथन कमीशन ने जो संसद के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उस रिपोर्ट में जो स्वामीनाथन कमीशन का CP+2 का फार्मूला है, उसे धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये क्विंटल होना चाहिए और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3150 रुपये क्विंटल होना चाहिए। अभी 2 राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जहां चुनाव हुए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि हम किसानों को 3100 रुपये क्विंटल धान का दाम देंगे और 2700 रुपये क्विंटल गेहूं का दाम देंगे और खेतिहर मजदूरों को 10,000 रुपये वार्षिक देंगे। मेरा कहना कि इसी देश के अंदर 2 राज्यों में धान का दाम मिलेगा 3100 रुपये क्विंटल और उत्तर प्रदेश के किसानों को 2185 रुपये क्विंटल और गेहूं का अभी नया समर्थन मूल्य भारत सरकार ने 2275 रुपये किया। तो ये विसंगति क्यों? ये उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय क्यों? और महाराजगंज जनपद जो हमारा है वो हरियाणा और पंजाब के औसत के बराबर धान और गेहूँ पैदा करता है। मिनी पंजाब गन्ने के सवाल पर मेरा ये कहना है कि वित्त राज्य मंत्री जी इस जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संसद में। गड़ौरा चीनी मिल बंद है, हुगली की चीनी मिल बंद है और फरेदा की चीनी मिल बंद है। देश की आज़ादी के बाद नेहरू जी के दौर से लेकर मनमोहन सिंह के दौर तक देश के ऊपर कुल 64 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्जा था। अभी ये कर्जा 169 करोड़ रुपया हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 10 साल के अंदर देश की आज़ादी के बाद 2014 तक जितना कर्ज लिया गया, उससे 2.5 गुना ज़्यादा कर्जा आदरणीय मोदी जी ने लिया है। उस कर्जे का कितना हिस्सा निचलौल को मिला है, कितना हिस्सा कुशीनगर को मिला है, कितना हिस्सा महाराजगंज को मिला है, कितना हिस्सा नहरों के निर्माण के लिए मिला है। आज भी देश की जो 70% आबादी है वो गांव पर और खेती पर निर्भर है। जब तक गांव को मजबूत नहीं बनाया जाएगा, खेत खलिहान को नहीं मजबूत बनाया जाएगा, तब तक देश मजबूती के रास्ते पे नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पे कल हम ही सरकार में आते हैं, चाहे जिस पार्टी के नेतृत्व में, तो हम सभी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते। लेकिन अगर धान का दाम, गेहूं का दाम, लहसुन का दाम, प्याज का दाम, आलू का दाम, मछली का दाम अगर सही तरीके से निर्धारित हो तो किसान की माली हालत में परिवर्तन होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो चीनी मिलें हैं ये इररिलेवेंट हो चुकी हैं, अप्रासंगिक हो चुकी हैं। नई तकनीक पर आधारित जब तक नई चीनी मिलों की स्थापना नहीं होगी, तब तक गन्ना किसानों और चीनी मिल मालिक के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं होगा। यूपी शुगर रेगुलेशन एक्ट कहता है कि 14 दिन के अंदर किसानों के बकाये का भुगतान हो जाना चाहिए। अगर 21 दिन तक भुगतान नहीं होता है तो जिलाधिकारी को चीनी मिल के खिलाफ आरसी जारी करना चाहिए और आरसी के साथ ब्याज सहित भुगतान करना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कानून की बात करते हैं तो यूपी शुगर रेगुलेशन एक्ट के तहत जिन चीनी मिल मालिकों ने अब तक किसानों का गन्ना का भुगतान नहीं किया, उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की? और इन 3 चीनी मिलों को चलाने के लिए क्या कार्रवाई की जाए? ये मेरा कहना है कि इन सारी समस्याओं को लेके, जैसे जितनी शहर को बिजली मिलनी चाहिए उतनी मेरी मांग है गांव को बिजली मिलनी चाहिए। जो पढ़ाई कॉन्वेंट पैटर्न की हो रही है वही पढ़ाई जो है प्राइमरी स्कूल में होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारी मांग है कि 5 लाख रुपए
का कर्जा किसानों का माफ़ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा उद्योगपतियों का माफ़ किया। तो उद्योगपति जो देश की जनता का खून चूस रहे हैं, उनका आप 18 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर रहे हैं और किसानों का कर्जा आप माफ़ नहीं कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपकी नारायणी नदी है, जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, स्वर्गीय शिवबन लाल सक्सेना जी के समय में ये नहर बनी थी। इस नहर को 1 इंच भी अगर किसी सरकार ने बढ़ाया हो तो बताओ। जबकि ठूठी बारी होते हुए नेपाल के मर्चवार तक अगर एक नई नहर की शाखा निकाल दी जाए तो नेपाल के सीमावर्ती इलाके को भी पानी मिलेगा और महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिले को पानी मिलेगा। और ये पानी जो जाके समुद्र में मिल जा रहा है उसे बचेगा और इस इलाके की गिरते हुए जल स्तर को भी हम ऊपर उठाने का काम करेंगे। तो गांव के सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मूलभूत आवश्यकताओं का सवाल हो, इस पर हम निर्णायक संघर्ष कर रहे हैं। और जहाँ तक चुनाव की बात आपने कही है, तो जब मैं लोकसभा का संसद सदस्य था तो किसानों का मुद्दा जितना मैंने उठाया है, मैं समझता हूँ एक बार लोकसभा में जाने पर किसी ने नहीं उठाया। तो अब दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आज भी समाजवादी पार्टी में हूँ। समाजवादी पार्टी ने मुझे निकाला है और न मैंने त्याग पत्र दिया। अखिलेश यादव जी जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय हम लोगों ने समाजवादी पार्टी बनाई थी। समझ रहे हैं कि नहीं? जब वो राजनीति का ABCD नहीं जानते। तो सवाल उसका नहीं है, सवाल ये है कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने धर्म और जाति के नाम पर जनता को बरगला कर मूलभूत समस्याओं से जिस तरह से जनता का ध्यान भटकाया है, पहले हम जनता को सही रास्ते पे लाने का काम करें, संघर्ष के लिए प्रेरित करें कि अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति आप जागरूक बनो। जिस दिन जनता अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक हो जाएगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का जो डमरू है वो अपने आप रख दिया जाएगा। कुंवर अखिलेश सिंह का जो कमान था, महाराजगंज में सपा का जो कमान कुंवर अखिलेश सिंह के हाथ में था, वो कहीं ना कहीं फिसलते हुए नजर आ रहा है। इस पे क्या कहना है आपका? 9 अगस्त की अगर रिपोर्टिंग आपके पास होगी तो 9 अगस्त को जिस दिन हमने पूर्वांचल किसान यूनियन का महाराजगंज में गठन किया था, पिछले 5 वर्षों में क्या उतनी भीड़ किसी राजनीतिक दल में, केवल समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी राजनीतिक दल ने क्या उतनी भीड़ इकट्ठा करने का काम किया था? नंबर 1। अभी हमने फरीदा में 15 फरवरी को जो किसानों का सम्मेलन किया है, तो फरीदा में जाके पता करिए कि 5 सालों में किसी राजनीतिक दल ने, अगर वो सरकारी कार्यक्रम नहीं है, तो क्या उतनी भीड़ इकट्ठा करने का काम किया? अभी 20 फरवरी को कटका के किसानों की लड़ाई को लड़ने के लिए जो हम लोगों ने अभी कार्यक्रम किया है, जिसके बाद जिला प्रशासन हिला है और कमिश्नर गोरखपुर ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि आप 128 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर कब्जा लेकर के पात्रों में आवंटन करें। आप किसानों के लिए जो है संघर्ष करते रहते हैं। यहाँ किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है। महाराजगंज जनपद को सेंचुरी के तहत जो है वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया है, जबकि सेंचुरी का अब तक गजट नहीं हो पाया है। और यहाँ के किसानों पर सेंचुरी एक्ट में तमाम तरह की धाराएं, तमाम तरह की चीज़ें, जंगल में शिकारमाही का तमाम तरह की चीज़ें जो है हो रही हैं वन विभाग द्वारा। इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे किसानों को, यहाँ के जो जंगल के किनारे किसान हैं जिनकी खेती जंगल के जानवरों से चरी जा रही है, उनके लिए आप क्या करेंगे, क्या व्यवस्था है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं जब 13वीं लोकसभा में महाराजगंज संसद का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो संसद की जो साइंस टेक्नोलॉजी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट की स्टैंडिंग कमेटी थी, उसका मैं मेंबर था। और उस स्टैंडिंग कमेटी में हम लोगों ने पूरे देश के वन से आच्छादित क्षेत्रों की विषय में आम नागरिकों के जीवन में कोई तबाही ना आवे और वो एक मनुष्य का जीवन जिए और उनको मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करें, हमने बड़ा काम किया। वो उस रिपोर्ट को अगर आप प्रकाशित करेंगे तो एक लंबा वो मैटर है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे छोटे भ्राताश्री जब लक्ष्मीपुर नौतनवा विधानसभा से MLA थे, तो उन्होंने कितने गांव को तार बाड़ से घेरने का काम किया। हमारी ये भी मांग है कि सरकार जंगल के क्षेत्रों को तार बाड़ से घेरने का काम करे और जंगली पशुओं से और आवारा पशुओं से हमारे खेतों को बचाने का प्रबंध करे। हमारी 25 सूत्री मांगों में ये भी मांग है। स्वर्गीय वन्यजीव अभ्यारण्य का जो क्षेत्र है मूल रूप से अभ्यारण्य के लायक नहीं है, चिटफुट कहीं कहीं जंगल है, लेकिन इसे घोषित करने की का सरकार ने प्रयास किया है, और लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जन सूचना के तहत एक जानकारी दी गई है। देखिए, जो राज्य सरकार है केवल कस्टोडियन है, सेंट्रल इसका मालिक है। इसका जवाब तो सांसद पंकज चौधरी को, जो वित्त राज्य मंत्री है, उनको देना चाहिए कि उन्होंने भारत सरकार में फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट
जो डिपार्टमेंट है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, उससे कभी वार्ता भी किया है? अगर कभी वार्ता भी किया हो तो उसको रखना चाहिए। 6 बार वो संसद सदस्य रहे हैं तो उनकी इस बातों का जवाब तो उनको देना है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैं पहली दफ़े इस संसद सदस्य था तो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट की स्टैंडिंग कमेटी का मैं मेंबर था, और हमने जो काम किए हैं उस अकेले वो मेरा काम नहीं है, पूरी कमेटी ने जो काम किया है वो उसी का परिणाम है कि आज वन टांगिया के लोगों को 1 ग्राम का दर्जा दिया। ये राज्य सरकार के अधिकार का विषय नहीं। जो आज राज्य सरकार कहती है कि हमने कर दिया, तो इनका अधिकार नहीं है, ये केंद्र का था। और केंद्र ने जब उन नियमों में शिथिलता दिया तो आज उन गाँव में बिजली भी लग रही है, सड़क भी बन रहा है, आज स्कूल की भी व्यवस्था हो रही है, और उनको राशन भी मिल रहा है, वो मतदाता भी बन रहे हैं। वर्तमान में जो है एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि माननीय सिटिंग सांसद जी यहाँ जो है महाराजगंज को जोड़ने के लिए रेलवे के ट्रैक का जो है बनने की बात कर रहे हैं, जिसमें जो है सिर्फ धुगली से महाराजगंज और फरेंदा ही जो है जुड़ रहा है। सिसवा विधानसभा, अन्य विधानसभा जैसे निचलौल हुआ, ठूठीबारी हुआ, यहाँ की जनता उससे नहीं जुड़ पा रही है। इसमें आपको क्या दिखता है, क्या होना चाहिए? उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 1996 में जब दिल्ली में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी थी, आदरणीय देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, तो स्वर्गीय बृजभूषण तिवारी जी डुमरियागंज लोकसभा से एमपी हुआ करते थे समाजवादी पार्टी, और उन्होंने गोरखपुर आनंद नगर नौतनवा, गोरखपुर आनंद नगर गोंडा के आमान परिवर्तन का मुद्दा संसद में उठाया। सरकार ने उसको सिद्धांततः स्वीकार किया और 1 लाख रुपए की टोकन मनी निर्धारित की। 1997-98 के बजट में और 1998-99 के बजट में उस परियोजना पे 1 रुपए का वित्त पोषण नहीं हुआ। जब मैं आपका एमपी बना और ममता बनर्जी जी रेल मंत्री थी और वो रेल बजट प्रस्तुत करने लगी, तो 1 रुपए का भी उस पर फिर वित्त पोषण नहीं हुआ। तो मैंने परंपराओं को तोड़ के, मर्यादाओं को ताक पे रख के, जब रेल बजट प्रस्तुत किया गया था, मैं सीधे स्पीकर के आसन के सामने गया, बेल में गया, और मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने गोंडा और बलरामपुर की जनसभा में कहा था कि इस बार आपकी सरकार बनेगी तो गोरखपुर आनंद नगर गोंडा रूट लाइन आमान परिवर्तन का मूर्त रूप लेगी। ये 4था बजट प्रस्तुत होने जा रहा है, इसमें 1 रुपए का वित्त पोषण नहीं हुआ है। लगातार 3 वर्षों तक अगर इस पर वित्त पोषण नहीं होता तो परियोजना मृत प्राय हो जाती है। उसके बाद मेरी बात को गंभीरता से लिया गया, और जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री हुए तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया, और तब जाकर के उस परियोजना ने मूर्त रूप लिया। लेकिन 2008 में, विषय ये है कि 2008 में गोरखपुर से आनंद नगर नौतनवा की लूप लाइन वो आमान परिवर्तन हो गया। आज तक नौतनवा से कोई ट्रेन नहीं चली मेरे एमपी न रहने के कारण, जिस पे बेरोजगार नौजवान नौतनवा बैठे और बम्बई चला जाए। आज बेरोजगार नौजवान नौतनवा बैठे और कलकत्ता चला जाए, बेरोजगार नौजवान नौतनवा बैठे और पंजाब और हरियाणा चला जाए। इसके लिए किसी नई ट्रेनों की आवश्यकता नहीं। जो ट्रेनें गोरखपुर में, बॉम्बे वीटी ट्रेन का ठहराव गोरखपुर में, अगर उसका परिचालन बढ़ा दिया जाए नौतनवा, तो आप नौतनवा से सीधे बॉम्बे चले जाएंगे। अगर जो कलकत्ता जाने वाली ट्रेन है जिसका ठहराव गोरखपुर में है, उसको नौतनवा से चला दिया जाए। गोरखधाम एक्सप्रेस को नौतनवा से चला दिया जाए, इंटरसिटी को नौतनवा से चला दिया जाए, तो कम से कम भारत नेपाल की सीमा तक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ आमान परिवर्तन 2008 में हो चुका, वहाँ एक ट्रेन वित्त मंत्री जी नहीं चलवा पाए हैं, तो ये तो जनता के साथ धोखाधड़ी है। उनको ये बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने संकल्प पत्र में बताना चाहिए कि ये परियोजना मूर्त रूप कब लेगी जी। समझ रहे हैं ना? ये मूर्त, जब 2008 में भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नौतनवा रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन नहीं चली, तो घुगली से ही कौन सी ट्रेन चलेगी, उसकी रूपरेखा क्या होगी? ये वोट लेने की घिनौनी राजनीति है, समझ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुआल के सवाल पर किसानों को जेल में बंद कर दिया गया। पूर्वांचल किसान यूनियन पुआल जलाने का समर्थन नहीं करती, लेकिन पूर्वांचल किसान यूनियन मांग करती है कि 3000 रुपये प्रति एकड़ पुआल हटाने के लिए क्षतिपूर्ति किसानों को दिया जाए। और दूसरा उसका अस्थायी समाधान ये है कि गन्ने की पत्ती और पुआल की समस्या के निपटारे के लिए कागज़ फैक्ट्री का महाराजगंज जनपद में निर्माण कराया जाए, जिससे किसान का पुआल भी बिकेगा और कागज़ बनेगा, तो प्लास्टिक के थैले का आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा।
धरातल पर जो है बातें तो बहुत सारी होती है। धरातल जब भी देखा जाता है तो हर सत्ता में रहने वाली पार्टी ऊंची बात करती है, बड़ी बातें करती है, लेकिन धरातल से कोसों दूर रहती है। लेकिन इस समय जो वर्तमान में भारतवर्ष में चल रहा है वो एक शब्द है ईडी। ईडी की प्रासंगिकता पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बहुत पैसा लोग रखे हैं वो ईडी से परेशान हो। हमने तो अटल जी की सरकार को भी चुनौती दिया, योगी जी की सरकार को और बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी चुनौतियां दिया। ये जो पैसा रखने वाले लोग हैं ये पैसे के रोग से सो नहीं पाते, तो उस पैसे को अगर गरीबों में वितरित कर दें या सामाजिक कार्यों में खर्च कर दें तो शायद ये ईडी की समस्या का समाधान ही नहीं, ये बीमारी ही नहीं रहेगी। जैसे मैं आपका एमएलए था नौतनवा से, तो आप जाके देखिए नौतनवा बाईपास पर हमने 3 एकड़ अपनी ज़मीन डोनेट करके हॉस्पिटल को डोनेट किया। आज 30 करोड़ रुपए में भी नौतनवा बाईपास पर आपको 3 एकड़ ज़मीन नहीं मिलेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पे आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है कि कल शाम तक एसबीआई को सारे बॉन्ड की जो जानकारियां हैं उसको सूचना आयुक्त को दे देना है। क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट आपसे कह रहा हूँ, ये इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ नहीं कर पाएगा। धर्म और जाति की राजनीति से जब ऊपर उठेंगे आप, तब मूल समस्याओं की तरफ सरकारों का ध्यान जाएगा। मूल समस्या से किसान की तरक्की कैसे हो, गांव की तरक्की कैसे हो, बेरोजगार को रोजगार मिले। अभी 400 रुपये किलो एक महीना पहले आपने लहसुन खरीदा और 7 रुपये किलो मध्य प्रदेश के किसानों ने जब लहसुन पैदा किया था तो उन्होंने बेचा था। अगर हमारा लहसुन 2 महीने बाद जो पैदा होगा उत्तर प्रदेश के किसानों का 25 रुपये किलो सरकार खरीद ले, मेरी बात को गंभीरता से लीजिएगा, और सरकार उसे 50 रुपये में बेमौसम में जब पीक पीरियड हो बेचे, तो खरीदने वाले को 50 रुपये से ज़्यादा की कीमत नहीं देनी पड़ेगी और किसान मालामाल होगा। आलू अगर हमारा 10 रुपये किलो खरीद लिया जाए तो 1 एकड़ आलू से हम 80,000 से 90,000 रुपये 4 महीने में पैदा करेंगे। 25,000 की लागत निकाल दीजिए तो 50,000 रुपये हमको बचेगा, किसान को बचेगा। उसी तरह से प्याज को ले लीजिए, उसी तरह से टमाटर को ले लीजिए। आप मछली खा रहे हैं आंध्र प्रदेश और हैदराबाद की जो है बर्फ़ वाली, अगर इजरायली तकनीक पर 1 एकड़ के अंदर मछली उत्पादन किया जाए तो 2 लाख रुपए लाभ प्राप्त होगा हमारे नौजवान को, और ताज़ी मछली आपको खिलाने का काम करेगा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड में जनता को घुमाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, काला धन लाने की बात विदेशों से मोदी जी ने किया था। कई रुपये वो अब तक काला धन ले आने की बात की है, काला धन के सवाल, और इसके लिए राजनीतिक दल भी जिम्मेदार हैं। 2022 तक भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से वादा किया था कि हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे। 2023 का जब संसद का पहला सत्र शुरू हुआ, 2023 का विधानसभा का जब पहला सत्र शुरू हुआ, तो क्यों नहीं इन राजनीतिक दलों ने संसद की कार्रवाई को और विधानसभा की कार्रवाई को ठप कर दिया? ये बताओ, तुमने 2022 में ही वादा किया था, ये वादा क्यों नहीं पूरा हुआ? और लोकसभा का इतिहास देखिए, अकेले मैं संसद की कार्रवाई को ठप कर देता था, और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े मन के प्रधानमंत्री को विवश होकर के सदन के अंदर आना पड़ता था और उन विषयों पर चर्चा करनी पड़ती थी। तो कहीं न कहीं जो है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के दबाव संसद में नहीं बन पा रहे, इसलिए कि डरे हुए जो संसद सदस्य हैं वो भी सुविधा भोगी हो गए। जैसे उदाहरण के तौर पे आप जितने पत्रकार हैं पूरे महाराज, जैसे अलग अलग हम समय नहीं दे पाते, आप एक दिन का दिन निर्धारित करिए, पूरे संसद की कार्रवाई को हम आपके सामने रख देते हैं। हम यहाँ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन संसद की कार्रवाई में केवल असंसदीय शब्द निकाल दिए जाएंगे, बाकी चीज़ें तो नहीं कही होंगी। और 6 बार पंकज चौधरी जी रहे, अभी ने 2 साल से मंत्री बने हैं, ये कितनी बातों को संसद के अंदर रखे हैं। जी जी जी। भाजपा का रही आपकी पर 400 पार, क्यों परेशान हैं? क्यों बिहार में दोनों गलबहियाँ मिला लिए? वो कहता था हम इनको नहीं देखेंगे, वो कहता था इनको नहीं देखेंगे। क्यों जो है इन्होंने उड़ीसा बीजू दल से समझौता कर लिया? क्यों जो है अभी कांग्रेस पार्टी के तमाम बुझे हुए चिरागों को जो है वो घुमा के भारतीय जनता पार्टी अपने दल में शामिल कर रही है? क्यों डरे हुए हैं? 2024 में सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द रहा। देखिए, अभी जो जनता का मूड है, अगर मुद्दों पर आधारित वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी, लेकिन जब धर्म और जाति की राजनीति में उलझा दिया जाएगा तो परिणाम क्या होंगे उस पर मैं नहीं कुछ कर सकता। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, उद्घाटन भी हो गया, लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। कहाँ बन के तैयार हो गया? आप अयोध्या गए? नहीं यार, अगर आप अयोध्या गए होंगे, जैसे रामनवमी में न राम भगवान राम की पूजा की जाती है,
तो रामनवमी तक क्यों नहीं इंतजार किया? क्योंकि रामनवमी तक आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो भगवान राम की वो मार्केटिंग नहीं बेच पाएंगे। ये राम के नाम को बेचने वाले लोग। 2024 में राम जो है काफ़ी चर्चा में रहे। इस बार राम भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण और कितनी नैया को पार लगाएंगे? देखिए, भगवान राम घट घट में व्यापी राम है, 3 दुखियों की झोपड़ी में वास करने वाले राम। भगवान राम सेवरी के जूठे बेर खाने वाले राम। राम का नाम लेने से बड़े बड़े पापी भवसागर पार हो जाते हैं। तो ये पापी लोगों के नाम लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है। राम सबके हैं, लेकिन कभी कभी जब धर्म पर बहस होती है तो मैं ये सोचने पे विवश हो जाता हूँ कि ईश्वर प्रभु राम कृष्ण शिव ये गरीबों पे क्यों नहीं मेहरबान होते हैं, क्यों अमीरों पे ही मेहरबान रहते हैं? ये मेरा दिमाग सोचने के लिए, जबकि गरीब बेचारा सबसे ज़्यादा पूजा करता है। इस बार महाराजगंज में कौन? ये जनता को तय करना है। अगर जनता ने धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठ करके वोट देने का काम किया तो फिर नया परिवर्तन होगा। आप जो है पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी के जो है चादर के तले जो है राजनीति शुरू करके और अब तक उसमें विद्यमान अगली जो है आज भी समाजवादी हूँ। समाजवादी सोच से डॉक्टर लोहिया का अनुयायी होने से, जनेश्वर मिश्र का अनुयायी होने से, चंद्रशेखर जी का अनुयायी होने से, आचार्य नरेंद्र देव का अनुयायी होने से कोई मुझे रोक सकता है? ये तो स्वतंत्र विचार है, व्यक्ति अपने विचारों के हिसाब से अनुयायी नहीं। जैसे और आपने देखा होगा कि मैं सदैव से 2024 का सफर कैसे जनता तय करेगी। जनता आने दीजिए, अभी आचार संहिता लागू होने दीजिए। हजारों दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, क्या अपील है? मेरी अपील ये है कि गांव खेत खलिहान की समस्या के लिए वो सड़क पर उतर करके आवें, अहिंसात्मक रूप से सत्याग्रह करें। आज दिल्ली को किसान घेर करके बैठा हुआ है और केंद्र की सरकार जो है उद्योगपतियों के दबाव में सही निर्णय लेने का काम नहीं कर रही है। हम सरकार को विवश करें कि सरकार अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा करे। इन सब मुद्दों को लेके विपक्ष चुप क्यों है? यही तो, इसीलिए तो हमने किसान यूनियन बनाया है, इसीलिए तो हम किसान यूनियन बना के आज अगर मुलायम सिंह यादव जी होते तो शायद मुझे किसान यूनियन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो 2024 के चुनाव में समाजवादियों का क्या होने वाला है? ये जनता तय करेगी। देखिए, समाजवादियों का क्या होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन अगर मुद्दा विहीन राजनीति वो करेंगे तो जनता उनको भी सबक सिखाने का काम करेगी। पूर्वांचल किसान संघर्ष समिति का क्या नारा है? पूर्वांचल किसान यूनियन का नारा है कि गरचे देश बनाना है तो पहले गांव बनाना होगा। कृषि और उद्योग का अंतर अब तत्काल मिटाना होगा। ये जो है हमारे साथ जो है कुंवर अखिलेश सिंह जी हैं। ये भारतीय यहाँ जो है महाराजगंज जनपद में जो है काफ़ी समय से राजनीति में रहे हैं और इनका ओपिनियन जो है आपने सुना। अभी ये किसान मोर्चा के बैनर तले जो है राजनीति कर रहे हैं और किसानों की सामाजिक कार्य कर रहे हैं और ये जो है किसानों के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच है। अब आने वाले भविष्य में ये क्या करेंगे 2024 किस बैनर के तले ये चुनाव मैदान में अभी खोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन ये जो है किसानों के मुद्दों के लेकर के जगह जगह अपने जो है भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये इन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ेंगे। आने वाले समय को अब देखना है और इसी बातों के साथ हम भी जो है आपका प्रणाम करते हैं और बातों ये काम हम आप लोगों के लिए भी कर रहे हैं। आप लोग भी किसान के बेटे हैं। जैसे अभी इथनॉल की दुकान पे हर बिरादरी की जो औरत साड़ी खरीदने जाएगी तो जो 500 रुपये में साड़ी खरीद रही है बेचारी वो 125 रुपये में सूरत में बिक रही है। 400 वाली साड़ी 100 रुपये में, तो उनका सामान 400 गुना मुनाफे के साथ बिक रहा है और हमारे सामान पर सरकार प्रतिबंध लगा रही है।